हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो पहला प्रश्न मैंने लिया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी एवं इसमें निहित दर्शन। ये जेपीएससी मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मेंस में ये 4th पेपर है। तो इस प्रश्न के उत्तर को मैंने आधा कराया था। इसके पहले भाग में मैंने आप लोगों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना और इसमें जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसके बारे में बताया। और आज हम लोग लोकतांत्रिक और समाजवाद एवं इसमें जो निहित दर्शन है, प्रस्तावना में जो निहित दर्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लोकतांत्रिक क्या है ये समझते हैं। संविधान के प्रस्तावना में भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया है जहां पर जनता का शासन हो। इसका अर्थ है लोकतंत्र राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगा। जनमत का वहाँ पर महत्व होगा, अर्थात न केवल शासन में लोकतंत्र होगा बल्कि समाज में भी लोकतंत्रात्मक होगा जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समाज और बंधुत्व की भावना होगी। लोकतंत्र का अर्थ ही यही होता है, जनता का शासन, जनता के लिए और जनता का। राजनीति पर भी किसी एक का या किसी एक वर्ग का कोई विशेषाधिकार नहीं होगा और शासन का संचालन बहुमत के सिद्धांत पर होगा। चुनाव होते हैं, उन्हीं कानूनों को लागू किया जाएगा जिन्हें जनता का समर्थन प्राप्त होगा। चुनाव के द्वारा जनता जिसे चुनती है उसका ही शासन होता है, बहुमत इसे ही कहते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पहले वंशवाद होता था, एक परिवार के सदस्य या फिर राजा का शासन होता था, राजतंत्र, वंशवाद, ये सब का अब कोई प्रावधान नहीं होगा। तो ये खास है और इसे संविधान में 42वें संशोधन में जोड़ा गया समाजवाद, लोकतांत्रिक व्यवस्था को। अब हम लोग समाजवाद के बारे में देखते हैं, ये क्या है। इस शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया जो 1976 में हुआ था। समाजवादी शब्द का क्या अर्थ होता है? ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों पूंजी, जिसमें पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण हो तथा असमान स्वामित्व या नियंत्रण न हो, यह असमान वितरण न हो। अर्थात समाजवादी में समाज में सभी वर्गों को एक समान माना गया। उत्पादन के साधन, पूंजी, संपत्ति, ये सभी जो है इस पर कोई खास व्यक्ति का नियंत्रण नहीं हो या फिर असमान वितरण नहीं हो, इसका ध्यान रखा गया। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के पास सब कुछ हो और दूसरा बिल्कुल गरीब। इसका अर्थ यह नहीं कि भारतीय संविधान निजी संपत्ति के उन्मूलन में विश्वास करता है। ये भी अर्थ नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति नहीं अर्जित कर सकता, लेकिन उस पर निर्बंधन है। अर्थात व्यक्ति के पास जो संपत्ति होती है या उसकी जो आय होती है उस पर निर्बंधन यानी कि टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं जिसका उपयोग राष्ट्रहित में किया जाता है। तो ये समाजवाद का जो स्वरूप है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। आर्थिक क्षेत्र में राज्य का बढ़ता हुआ हस्तक्षेप और भागीदारी वर्तमान सदी में एक विशिष्ट उपलक्षण है। अभी के सदी में देखें तो बहुत सारे इंडस्ट्री ऐसे हैं या बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें कि निजी और सरकारी दोनों मिलकर के काम करते हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा विशेष है, ये विशेष गुण है जो अभी वर्तमान में देखा जाता है। वर्तमान में दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां ऐसा नहीं होता होगा कि औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र के प्रबंधन में वहां की सरकार सक्रिय रूप से भाग न लेती हो। कोई भी औद्योगिक संस्थान का निर्माण हो रहा है, सरकार का हस्तक्षेप होता ही है। इसे राज्य की प्रक्रिया पर समाजवाद का प्रभाव माना जाता है। तो ये हो गया समाजवाद। तो दोनों ही पॉइंट, जो दोनों शब्द थे वो क्लियर हो गए।
अब हम लोग आदर्श क्या है इसके बारे में देखेंगे, तो इसे देख लेते हैं। आदर्श, संविधान सभा दृढ़ता पूर्वक सत्यनिष्ठ से भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित करती है और उसके भावी प्रशासन के लिए एक संविधान की संरचना का वचन देती है। ये आदर्श है प्रस्तावना की, इसलिए इस तरह से पॉइंट में मैंने बताया है। सामान्य सी बातें हैं, लेकिन इसे नंबरिंग के साथ मैंने लिखा है ताकि याद करने में सुविधा हो। इसमें ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र, भारतीय राज्यों के क्षेत्र और वह क्षेत्र जो ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों की सीमा से बाहर है और जो स्वतंत्र प्रभुता संपन्न भारत के संवैधानिक भाग बनना चाहते हैं, सबको एकीकृत किया जाएगा। ये सब प्रस्तावना के आदर्श हैं। ये सभी क्षेत्र अपनी वर्तमान सीमाओं अथवा संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के साथ भारत के स्वायत्त एकक माने जाएंगे। संघ के लिए नियोजित अथवा अंतर्निहित शक्तियों के अतिरिक्त वह अपने सरकार और प्रशासन के लिए सभी अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अगला पॉइंट है, स्वतंत्र भारत की संपूर्ण शक्ति और सत्ता, संवैधानिक और प्रशासनिक उपकरण भारतीय जनता से उत्पन्न होंगे। ये भारतीय जनता को बहुत महत्व दिया गया है। भारत की जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी दी जाएगी। ये प्रस्तावना में ही कहा गया था। कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अंतर्गत सबको पदोन्नति के समान अवसर, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, धर्म, आस्था, उपासना, व्यवसाय, साहचर्य और कार्यकारिता के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो बहुत ही विशेष बातें हैं जो आदर्श थी हमारे संविधान में। इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़ों एवं आदिवासियों और दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भारत के गणराज्य के क्षेत्रों और धरती, समुद्रों और वायु पर उसके अधिकारों को सभ्य राष्ट्रों के नियमों के अनुसार सुरक्षित रखा जाएगा। इस प्राचीन देश को विश्व में न्याय संगत और सम्मानित स्थान प्राप्त हुआ है और वह विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए जी जान से सहयोग देगा। तो ये जो 8 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए, ये आदर्श थे। आदर्श जो हम लोगों का एक प्रश्न था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो निहित दर्शन है या आदर्श है, इसके बारे में। तो इस प्रकार से ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। तो आप लोग, मैं जो भी आप लोगों को पढ़ाती हूँ, जो भी वीडियो होते हैं वो प्लेलिस्ट में डाले हुए होते हैं। अलग अलग विषयों के अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो आप सभी से अनुरोध है कि प्लेलिस्ट में जाएं और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी वीडियो आप लोगों को मिलते हैं उन्हें पढ़ें, समझें, नोट करें और अपने सुझाव मुझे दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। अगली क्लास में एक अन्य टॉपिक पढ़ेंगे जो सिलेबस के ही अकॉर्डिंग होगा। जेपीएससी मेंस के सिलेबस जो पेपर 4 है उसके अकॉर्डिंग होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।